बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। थोड़ी देर पहले कराची से एक बहुत अफसोसनाक खबर। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट के करीब सबसे बड़ी मस्जिद के पास एक बम धमाका हुआ, जिसमें एक खातून के जाँबाक होने की इत्तला है और 10 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी कराची में 2 दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और इस कार्रवाई के हवाले से खबर ये आ रही है कि मोटरसाइकिल में धमाका खेस मवाद नस्ब किया गया था और पुलिस वैन को निशाना बनाया गया था। अब ये जो खबर है ये ख़ास तौर पे इस वक्त इस वजह से बहुत तशवीशनाक है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के एक सियासी बहरान की कैफियत है और एक पोलराइजेशन ऑलरेडी आपको नज़र आ रही है। इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं, जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बात कर रहे हैं। और उससे पहले दो दिन पहले सियालकोट जलसे में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है, जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा दी और महफूज जगह पर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी इमरान खान की तरफ से और फिर यही बात उन्होंने फैसलाबाद जलसे में रिपीट की। मजीद तफसील के साथ क्या कहा था सुनिए। शुरू हो गया कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा तो फैसला किया इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था। अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना। जिन जिन लोगों को मैंने नाम लिए एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। तो ये आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया, उसमें उन तमाम किरदारों के नाम ले दिए हैं जो मेरे कत्ल की साजिश में मुलव्विस हो सकते हैं और अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आप लोगों ने मुझे इंसाफ दिलाना है। अच्छा, मैं अब ये समझता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी मामलात हुए हैं या सामने आए हैं वो अपनी जगह पर, उससे इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जब ये स्टेटमेंट इमरान खान ने दे दी है तो इसको सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान अब वल्नरेबल है। इमरान खान अगर किसी के हवाले से बात करें और किन के हवाले से बात करें हम सबको पता है, तो उनके जो मुखालफीन हैं वो उनको अगर हिट करें ना करें वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन उनके मुखालफीन इस सूरत हाल से या सिचुएशन से खुदा न खास्ता फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इमरान खान के मुखालफीन इमरान खान के मुखालफीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इमरान खान को हिट कर सकते हैं। इस वजह से उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वज़ारत दाखिला की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर इस वक्त FC के 22 सिक्योरिटी एहलकार मामूर हैं। नहीं, इस्लामाबाद पुलिस के 22 हैं, FC के 72 हैं, KP पुलिस के 36 हैं, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकार तैनात हैं और इस सब के अलावा जो SMS सिक्योरिटी एक प्राइवेट कंपनी है उसके 26 एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर बनीगाला हाउस में तैनात हैं और 9 के करीब एहलकार जो हैं वो अस्करी सिक्योरिटी के हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और मूव करते हैं जलसों के हवाले से तो उस टाइम पे 4 गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस की जिसमें 23 एहलकार होते हैं वो उनके साथ मूव करते हैं और एक गाड़ी पाकिस्तान रेंजर्स की जिसमें 5 एहलकार होते हैं वो उनके साथ मूव करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी तो चले तकरीबन 171 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और मूव करते हैं तो फिर उस वक्त उनके साथ 4 पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें 23 एहलकार होते हैं और एक गाड़ी रेंजर्स की होती है जिसमें 5 एहलकार होते हैं। इसको फूल प्रूफ बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो जलसे वो कर रहे हैं और जिस तरीके से वो एग्जिट करते हैं वो मैंने देखा है, वो अवाम में से होकर निकलते हैं और वो बहुत अनसेफ है। वो एक सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, फैसलाबाद के जलसे के बाद से वो जिस तरह से निकले हैं, सियालकोट के जलसे के बाद से वो जिस तरह से एग्जिट किए हैं अवाम के दरमियान में से होते हुए, तो ये एक तरह का मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए वफाकी हुकूमत को भी, रियासत को भी, रियासती इदारों को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी। आज सवाबी के जलसे के बाद जो उनका एग्जिट था वो काफ़ी हद तक मुनासिब था क्योंकि वो जलसा गाह से कटा हुआ था और वो अलहदा से सेपरेट जगह से होकर निकले थे। तो ये चीज़ के इस चीज़ को यकीनी बनाना कि इमरान खान की सिक्योरिटी फुल प्रूफ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान किसी हादसे का खुदा न खास्ता मुतहम्मल नहीं हो सकता। ही इज़ पुट हिमसेल्फ इनटू अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन और उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही है भी सुन। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो और देख के लोग
अगर वीडियो है तो सामने लाए। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूँ कि वो वीडियो इससे मंगवाएं। तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। मैं तुम्हें जमानत देती हूँ कि तुम फिर नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। तो इमरान खान के ज़िंदा रहने की ख्वाहिश मरीम नवाज साहिबा को सिर्फ इसलिए बज़ाहिर लगता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ की कामयाबियाँ देखें। सियासत बड़ी बेरहम होती है और सियासत जो है वो बहुत खुदगर्ज़ भी होती है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी अजीब व गरीब हैं। और एट द सेम टाइम हमजा शहबाज क्या कह रहे हैं ये भी सुन। अगर आज इस इमरान न्याजी का बंदोबस्त न किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा। तो ये हमजा शहबाज कह रहे हैं कि अगर इमरान न्याजी का बंदोबस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा। अब फवाद चौधरी से आज एक सवाल पूछा गया था कि क्या इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था ये भी सुन। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता, उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर अपना पासपोर्ट अपना बनवा ले। इमरान खान को जेल भेज के फिर पाकिस्तान में नहीं रहा जा सकता। मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि इस तरह के मुशीर जो होते हैं ना वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं और उसके बाद वो आपको मरवाते हैं। और फवाद चौधरी साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। इमरान खान साहब को जितने भी धचके लगे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या उसके बाद, और इमरान खान एक इंटरव्यू में खुद ये कह चुके हैं कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ कामयाब हो सकती है, क्योंकि इस तरह के मुशीरों ने ऐसी बातें की हुई थी इमरान खान के हवाले से कि सवाल ही पैदा नहीं होता जी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को कुर्सी वजारत उज़्मा से हटा सके। लेकिन इवेंचुअली फिर जो हुआ वो आप सबको पता है। तो अब ये इस तरह की मिसालें दे रहे हैं कि वो तो फिर पाकिस्तान में रह ही नहीं सकता, जो बंदा इमरान खान को अरेस्ट करेगा उसे कंबोडिया में शायद जाके रिहाइश इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद से पहले था। क्या कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? सुन, शोर किस बात का है? 172 आदमी आपने लेके आने हैं, नाकामी आपका मुकद्दर है। लूली लंगड़ी पीडीएम अपनी सियासी मौत जो है वो मर चुके हुए हैं, जिनका ना अदम एतमाद कामयाब हुआ ना जिनका लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ। नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया। अगर तो आपको अपनी अदम एतमाद पे इतना एतमाद है, अगर आप समझते हैं कि आप कामयाब हो रहे हैं, तो ये इतनी झुंझलाहट क्यों, इतना गुस्सा क्यों? ये नो कॉन्फिडेंस का मूव करने ये जा रहे हैं, ये कह के बस ना इनके पास नंबर्स हैं ना ये नंबर्स पूरे कर सकते हैं। जो बाजार लगाए हुए हैं इसमें इनको मुकम्मल नाकामी होगी। तो बहरहाल शौक पूरा करें, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो बड़े शौक से लाएं। 5 ओवर 31 के बाद शुरू होंगे, उनमें हमारे पास सरप्राइजेज है। 9वीं बार वो नाकाम और दिल शिकस्ता होके जाएंगे। अगर अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि उनके पास नंबर पूरे तो ले आए, हमें तो लगता है कि वो बिल्कुल हारेंगे और 37वीं बार फिर हारेंगे इंशाल्लाह। मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो कॉन्फिडेंस है उसके हवाले से मैं आपसे सवाल करूं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पहले जो स्टेटमेंट्स आते थे और अब जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और कुछ माहौल वो तो ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि चंद घंटों की बात है और चंद घंटों में ये हुकूमत तहलील हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। इस पर मैं आपका तज्जिया लूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश हो रही है और उसके तमाम किरदारों के हवाले से एक वीडियो बनाकर मैंने महफूज जगह पर रख दी है। वक्त आने पर वो अवाम के सामने आएगी और अवाम को मुखातब करके कह रहे हैं कि आपने मेरा इंसाफ लेना है। किस हद तक तशवीशनाक है? शुक्रिया एहतशाम। देखिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। जिस तरह आपने खुद ये बात की कि जब आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ये होता है कि कोई भी इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकता है। और ये बहुत डेंजरस चीज़ है कि जब आप ये कहें कि यानी इतना सीरियस, ज़ाहिर है वो अगर उन्होंने कोई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है और किसी महफूज मकाम पे रख दिया है और वो ख़ुद कह रहे हैं कि उनको कत्ल किया जा सकता है। देखिए कोई भी सिक्योरिटी
टॉप लेवल सिक्योरिटी भी, अगर आप पब्लिक रैलीज और पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं तो वो बहुत डेंजरस है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल आपके सामने है कि 18 अक्टूबर की भी मिसाल सामने है, आपको 27 दिसंबर की भी मिसाल सामने है। मेरे ख्याल में इसको गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। और मरियम नवाज साहिबा का बयान बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि ये उस तरह की चीज़ होती है कि जिसमें आप इस तरह रिएक्ट नहीं करते। मतलब उनको ज़रूरी है हर चीज़, और बहुत से सियासी मामलात हैं जिस पे वो बोल सकती हैं, बोलती रहें, लेकिन इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी, इवन जो आपकी टॉप प्रीमियर एजेंसीज हैं उनको भी इसको प्रोब भी करना चाहिए, इसको मालूम भी करना चाहिए, इन चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए, इन अगर इस तरह की चीज़ें हैं सामने आएँ, और इसको बिल्कुल भी गवर्नमेंट लेवल पे सीरियसली लेना चाहिए हर लेवल पे। लेकिन इसको पॉलिटिकल जो एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन है उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। वो तो इस वक्त एक एग्रेसिव मूड में है, वो एग्रेसिव हैं, एग्रेशन है उनके अंदर, और बिल्कुल यही सूरत हाल है कि उन्होंने ये भी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी है ये बयान दे के कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे कत्ल किया जा सकता है। और मैंने इस वीडियो में उन तमाम लोगों के नाम ले दिए हैं जिनको, जो उनके बकौल जो सारे साजिश में मुलव्वस हैं। तो इसलिए अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि मैं कहूँगा कि आप जो है इवन कमांडोज भी लगा दें तब भी आपको 100% वो नहीं होता इस तरह की। मैंने इस तरह के वाक़यात देखे भी हैं, इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेट भी की हैं। तो मुझे इस पर काफ़ी तशवीश है कि ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है, और ये सीरियस स्टेटमेंट इस वजह से भी बन गया है कि अब मल्टीपल लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसको टॉप लेवल पे करना चाहिए, किसी को भेजना चाहिए इमरान खान साहब के पास। आप ज़ाहिर है गवर्नमेंट से वो बात नहीं करते, लेकिन प्रीमियर एजेंसीज़ के लोग जाके उनसे सवाले से वो कर सकते हैं, अपने तहीं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको पॉलिटिकल एक्विजिशन या काउंटर एक्विजिशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको संजीदा लेना चाहिए। बिल्कुल यही बात जो मैं भी कह रहा था मजहर साहब के, अब जबकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है तो पहले कोई ख़तरा था नहीं था वो एक अलहदा सवाल है, लेकिन अब जबकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो लोगों को पता है कि वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग, वो तमाम कुव्वतें जो एंटी स्टेट हैं पाकिस्तान में, वो स्टेट को हिट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इमरान खान को टारगेट कर सकती हैं। तो लिहाजा ही इज़ इन अ वल्नरेबल पोजीशन राइट नाउ। अब जो कहा जा रहा है वजारत दाखिला की तरफ से कि जी तकरीबन 171 लोग उनकी सिक्योरिटी पर बनी गाला हाउस में मामूर हैं, तो हाउस में या घर में होते हुए तो चलो उनकी सिक्योरिटी पर इतने लोग मामूर हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और जिस तरह से वो जलसों में ख़ास तौर पे एग्जिट करते हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं अगर हम याद करें 1951 का वाक़या लियाकत अली खान साहब का, तो भरे मजमे में जलसे में लियाकत अली खान साहब को गोलियाँ लगी थी और उनकी शहादत हुई थी। तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हादसे का खुदा ना खास्ता मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रीमियर एजेंसीज के लोगों को इमरान खान से रब्ता करना चाहिए, अगर उनसे रब्ता किया जाता है, उनको कोई इदराक कराने की कोशिश की जाती है। कराची का एक वाक़या अभी हुआ है, इससे पहले 2 दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराची में हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि वो कुछ सुनेंगे या कोऑपरेट करेंगे गिवन हिज मोमेंटम जिस तरह से वो जा रहे हैं आगे? देखिए, मोमेंटम अपना पॉलिटिकल मोमेंटम अपनी जगह है, लेकिन ये क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन हो गई तो 27 दिसंबर से ज़्यादा खौफनाक रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो एजेंसीज़ हैं उनकी अपनी इंफॉर्मेशन भी होती होगी, ज़ाहिर है उनके पास भी इंफॉर्मेशन है, वो शेयर कर सकते हैं। इमरान खान डायरेक्टली कोई वो नहीं करें, उनके जो करीब तरीन लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए, लेकिन इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि अगर ये चीज़ सीरियसली नहीं लेते हैं आप, तो फिर मैं कहूँगा कि इसमें खुदा के लिए जिम्मेदाराना बयान दिए जाएं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इस पे जी मैं इसलिए जिंदा देखना चाहती हूँ कि ये इस तरह के बयानात जो है ये और ज़्यादा डैमेज करते हैं। काबिल मुज़म्मत है, आई एग्री विद यू।
बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वो काबिल मज़म्मत है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो मोमेंटम है, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत से निकलने के बाद ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो वो तो ख़तरनाक हुए पड़े हैं और वो किसी की फ़िलहाल सुन नहीं रहे हैं। हालांकि उन्हें अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि मौत का एक दिन मुतय्यन है और जिस दिन लिखी है उस दिन बंदे ने जाना है, और जो रात कब्र में है वो कब्र में है। लेकिन उसके बावजूद आपको पहले ऊंट अपना बांधो और उसके बाद फिर मेरे आसरे पर छोड़ो। ये एक हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं आपसे बयान कर रहा हूं। तो गिवन द फैक्ट जी मजहर साहब, देखिए इल्शाम इसमें सबसे जो उनके करीब तरीन लोग हैं, उनको अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। देखिए अगेन मैं आपको मिसाल दूंगा बेनज़ीर भुट्टो की। 18 अक्टूबर के बाद क्या हुआ था? 18 अक्टूबर के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, और ना उनके जो करीब तरीन लोग हैं उन्हें ये इस तरह की वो चाहे वो जितना प्रेशर डाल सकते थे डालना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद देखिए उसमें हुआ क्या है, सिचुएशंस होती कैसे है कि जो खुदा न खास्ता आपको मारने वाले लोग होते हैं वो पहले आपकी रैकी, ना सिर्फ आपकी रैकी करते हैं, वो आपकी आदत को भी असेस करते हैं, आपके पूरे बिहेवियर को असेस करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो हुआ था 18 अक्टूबर के बाद, वो 19 अक्टूबर की सुबह जो है जिन्ना हॉस्पिटल पहुंच गई थी विदाउट सिक्योरिटी। उनको उधर वार्न किया गया कि ये आप खुदा के लिए ना करें। उसके बाद भी क्योंकि उनकी एक साइकी थी कि वो गाड़ी के अंदर जब भी क्राउड नज़र आता था वो खड़े होकर वेव करती थी। उनको बाहर यह चीज़ मना की थी कि ऐसा ना करें। पेशावर में वो ऑलमोस्ट उनकी गाड़ी तक पहुंच गए थे जो बॉम्बर्स थे, और फाइनली जो 27 दिसंबर को हुआ, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को खुद भी, अब जबकि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि उनको कत्ल किया जा सकता है, उन्हें खुद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी खुद भी वो करनी चाहिए जो उनको मिलनी भी चाहिए, और उनके साथियों को भी ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि पीटीआई में अगर आप देखें तो इमरान खान के बाद पीटीआई में एक बड़ा खला नज़र आता है। तो अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, उनको खुद भी महसूस करना चाहिए और इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी लेवल पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करने। ये सेगमेंट क्लोज करने से पहले मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाना चाहिए, बिल्कुल एजेंसीज़ को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस हवाले से एहतियात से काम लें। उनकी ये ज़िम्मेदारी है। सियासत अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन आपका लीडर है और साबिक प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद उनको लीडर मानती है, मीडिया की बहुत बड़ी तादाद उनको लीडर मानती है। तो उनकी सिक्योरिटी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उस हिसाब से जो भी आपकी सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसको आपको प्लान करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अगली स्टोरी पर बात। वेलकम बैक टू आवाज़। अब अगर मईशत के हवाले से बात करें तो मौजूदा हुकूमत से मईशत के हवाले से 3 चीज़ें फ़िलहाल संभाली नहीं जा रही हैं। एक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी है महंगाई, और तीसरा है डॉलर। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो उसमें मंदी जारी है। 263 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। सरमायाकारों के तकरीबन अभी 123 अरब रुपए डूब गए। अगर मैं महंगाई के हवाले से आपसे बात करूं तो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले में 404 रुपये इजाफा हुआ है कीमत में। मुर्गी की कीमत में 34 रुपये इजाफा हुआ है, मटन 21 रुपये, बीफ 35 रुपये, दालें, घी, चावल समेत 28 अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की इस वक्त की जो शरह है वो 15.85% है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 12 से 13% पर थी। और अगर मैं डॉलर के हवाले से बात करूं तो डॉलर आज मजीद 1 रुपये 66 पैसे महंगा होने के बाद 194 रुपये 194.8 रुपये इंटरबैंक पर फरोख्त हो रहा है, और ओपन मार्केट में 196.5 पे फरोख्त हो रहा है।
मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मईशत के हवाले से जो सूरत हाल है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो डॉलर की कीमत है जिसको पर लगे हुए, आपको लग रहा है कि हुकूमत संभाल लेगी? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ जिस दिन हमारा IMF से $1 अरब की किस्त मिल गई, जो कि मिल जाएगी, तो उसके फौरन बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देगा और UAE भी पाकिस्तान को पैसे देगा। उन्होंने पहले से कहा हुआ है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो हम उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में हम जाएंगे तो वहाँ से भी हमें पैसे मिल जाएंगे। यानी ये जो कर्जे हमें मिलेंगे, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, वो है हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स। वो स्टेट बैंक के रिजर्व जब गिरे तो स्टेट बैंक के पास ताकत नहीं है कि वो मुदाखलत मार्केट में करे, उसकी वजह से रुपए की कदर गिरी। तो ये जो दो बड़ी तबाही बर्बादी है, मेरे अपने हिसाब से स्टेट बैंक के रिजर्व्स कुछ $10 अरब गिर गए हैं हमारे अगस्त से लेके अब तक, यानी 50%, और $41 का गिरा है मिड मई से अब तक। तो आप ये देखिए कि जो मुल्क $75 अरब की इंपोर्ट्स सालाना करता है, अगर $1 पर $41 गिर जाए तो तेल, खाने पीने की अशिया, मशीनरी, बाकी चीज़ें, इवन गंदम, क्या हाल होगा उसका मुल्क का। हुकूमत के तो मज़े आ गए, उसको कस्टम ड्यूटी ज़्यादा मिल गई, लेकिन महंगाई, सनअतों की पैदावारी लागत, इन सब चीज़ों में तबाही आ गई मेरे हिसाब से। स्टॉक एक्सचेंज को मैं बड़ा मसला नहीं समझता, ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ हुआ, ये तमाशा क्या हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कुछ हुआ है, इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये है कि पिछली हुकूमत ने जाने से पहले मईशत के साथ खिलवाड़ किया, और दूसरा ये था कि 28 फरवरी को उन्होंने जो बारूदी सुरंग बिछा दी, यानी 21 महीने तक IMF का प्रोग्राम सस्पेंड रहा था। उसके बाद हमने एक मुआहदा किया, $1 अरब की किस्त ले ली। उनके साथ हमने ये कहा कि जनाब हम पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो बढ़ाएंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे और जून तक बढ़ाते चले जाएंगे। वो मुआहदा होने के बाद उसको तोड़ दिया, तो IMF नाराज़ हो गया। उसने कहा भाई ये क्या तमाशा, 21 महीने के बाद तो ये खेल हुआ था। तो उन्होंने जब ये रोका तो उसकी वजह से सारा मामला चौपट हो गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों था? वो हुआ इसलिए था कि आप अगर ये देखें कि मार्च से जून 2020 को हमने जो डिस्काउंट रेट गिराया था वो एक जुर्म था, दैट वाज ए क्राइम। वो क्राइम इसलिए था कि 13-25% से 7% पर आप ले आए। दुनिया में किसी ने मुल्क में कमी नहीं की। इन्होंने इसलिए किया कि लोग अय्याशी करें, सस्ते कर्जे लें, बेतहाशा इंपोर्ट्स करें, चाहे ज़र मुबादला के ज़खायर डूब जाएं या रुपए डूब जाए। जो मैं आपको आदाद शुमार अगर बताऊं, जुलाई से, ये बहुत यानी संगीन बात है, जुलाई से अप्रैल तक $65 अरब की हमने इंपोर्ट्स कर ली, $65 बिलियन, जो पिछले साल के इसी 10 महीने से $21 अरब ज़्यादा हैं। तो जो मुल्क $1 अरब के लिए पूरा मुल्क नाच रहा है, आपने $21 अरब की इंपोर्ट्स, जिसमें गैर ज़रूरी इंपोर्ट, लग्जरी शामिल थी, वो बढ़ा के उन लोग इंपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचाया, मईशत को तबाह कर दिया। $65 अरब। उससे क्या हुआ कि तिजारती खसारा हमारा हो गया $39 बिलियन। ये $39 बिलियन उससे ज़्यादा है जो कि 18 में $37 बिलियन पूरे साल का था, जिसको उन्होंने कहा था मईशत दिवालिया हो गई, तबाही के करीब है। आपने तो 10 महीने में उससे ज़्यादा कर लिया। करंट अकाउंट जिसको फाजिल कर रहे थे जनाब अली, जनाब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने कहा कि IMF से किस्त आएगी तो उसके बाद फिर सऊदी अरब से भी पैसे मिलेंगे और UAE से भी पैसे मिलेंगे और उसके बाद फिर मईशत को सहारा मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक IMF की किस्त की बात है, IMF ने तो शर्त ये लगाई है कि पेट्रोलियम मसनूआत से अगर पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी उठाती है तो फिर IMF अगली इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि ECC ने 55 अरब 48 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम मसनूआत पर मंजूर कर दी है 1 मई से 15 मई तक। तो जो IMF की शर्त थी वो तो हुकूमत पाकिस्तान फिलहाल मान नहीं रही है, वो सब्सिडी दे रही है। तो इन हालात में आपको लगता है कि IMF इंस्टॉलमेंट देगा? और फिर अगर IMF इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि सऊदी अरब और UAE के जो पैसे आने हैं वहां से जो मदद आ सकती है वो भी IMF की इंस्टॉलमेंट से मशरूत है? बिलाशुबा
ये एक तो ये मिसगाइड किया था मेरे ख्याल में मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, उनको सऊदी अरब जाना नहीं चाहिए था। मेरी किताब है दहशतगर्दी सियासत मईशत, उसमें मैंने लिखा है 2008 में भी इन दोनों ममालिक ने ये कहा था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा कि जब IMF के प्रोग्राम में आप होंगे तो हम देंगे वरना नहीं देंगे। ये तो एस्टेब्लिश चीज़ थी, ये क्यों गए मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको इतनी तफसील बताई कि रिजर्व आपके 10 अरब डॉलर गिर गए, 45 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी है, तो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त कि हर कीमत पर हमें इस वक्त IMF से किस्त लेनी है, चाहे अमेरिका से सिफारिश कराएं, चाहे उसकी खुशामद कराएं, चाहे कुछ और वायदे करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ये अगर सब्सिडी देते रहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में तो IMF किस्त देगा अगली, आपके ख्याल में? नहीं, वो ये कहेंगे कि जी आपसे मुज़ाकरात हमने 18 तारीख से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, उससे पहले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। 18 को वो वायदे करके आएंगे, फिर आप देखिएगा 18 के जब ये वायदे करेंगे, इसका इम्कान है कि ये खुशामद करके अमेरिका से सिफारिश करा के ये कहें कि जी 2 किस्तों में आप हमें बढ़ाने की इजाज़त दे दें, कुछ हमें बजट में बढ़ाने की इजाज़त दे दें, पूरा अभी ना बढ़ाएं। लेकिन ये तो 100% यकीनी है। और ये भी इम्कान है डॉक्टर साहब ये भी इम्कान है, जिस तरह आज खालिद मकबूल साहब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले और उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम की मसनूआत पर सब्सिडी अगर ख़त्म करनी पड़ती है, कीमत बढ़ानी पड़ती है तो आप ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन गरीब आदमी को पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बचाएं और जो अमीर आदमी है उसके ऊपर ये बोझ डालें। तो ये भी हो सकता है कि हुकूमत इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन, कोई कैटेगराइजेशन करे जिसमें एक जो मोटरसाइकिल वाला है, रिक्शे वाला है, चिंची वाला है, उसको पहले दामों पर ही पेट्रोल मिले, और एक लैंड क्रूजर वाला है, बड़ी गाड़ी वाला जो है उसके लिए एक डिफरेंट रेट हो। ये पॉसिबल है? देखिए, ये आंसू पोंछने वाली बात है। नेट रिजल्ट में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। ये जो होता है ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपने देख लिया, एहसास प्रोग्राम देख लिया, क्या गुर्बत क्या कम हो गई थी? ये कहने की बातें हैं कि जी हमने रिलीफ दे दिया, आंसू पूछ जाएंगे। लेकिन नेट रिजल्ट में जो महंगाई आएगी, जो सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, जो सब्जी दालें गोश्त की कीमतें बढ़ेंगी, ये आप रोक नहीं सकते। पेट्रोल कोई मामूली चीज़ नहीं है, वरना इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है वो यही हो रहा है। लेकिन अब हम ये जाएंगे इंसानी मसला। शायद इस वक्त अमेरिका थोड़ा सा नरम हुआ है, आपने देखा होगा, तो मुझे लगता है कि किस्तों में ये बात करने की कोशिश करेंगे कि जनाब कुछ अभी हम बढ़ा देते हैं, कुछ जो है बाद में बढ़ा देंगे। फिर जो आपने जैसे बताया कि जी वो कुछ रिलीफ इस तरीके से दे दिया जाए जो सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात है। नेट रिजल्ट में जो मुसीबत महंगाई आनी है, जो सनतों की पैदावारी लागत बढ़नी है, जो दालें सब्जियां गोश्त की कीमतें बढ़नी है, आम आदमी ने कुचला जाना है। आप इंपोर्ट करेंगे, अभी तो गंदम भी आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, उन सब चीज़ों के असरात आएंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो यही करेंगे कि पिछली हुकूमत पर ये डालेंगे, और जो कि सही भी है। इनसे एक बड़ी तारीखी गलती हो गई असल में। इनको मैं आपको बता दूं, उन्होंने पता नहीं क्यों किया, मैं तो हैरान होता हूँ। इमरान खान साहब ने जो ये हरकत की थी, तो इतनी तेजी से रिजल्ट गिरे थे 28 फरवरी को कि अगर 1-2 हफ्ते ना लाते नो कॉन्फिडेंस की बात, तो इमरान को बढ़ाने पड़ते पेट्रोल और वो किस्त लेना पड़ता, वरना उसी वक्त हमारे रिजल्ट खत्म हो रहे। ये चीज को समझ नहीं सके कि ट्रैप हो गए। इसको मैं मास्टर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम सॉरी, आप सेगमेंट वक्त खत्म हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अता ताड़र की तरफ से उस्मान बुज़दार साहब की मुबैना करप्शन के हवाले से कुछ बात की गई है, वो क्या है, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अता ताड़र ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब और फराह गोगी साहिबा के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में एक दरख्वास्त देने का फ़ैसला कर लिया है और बहुत जल्द वो दरख्वास्त जमा करा दी जाएगी। और उस दरख्वास्त जमा कराने की वजह ये होगी कि उनके इल्म में ये बात आई है कि उस्मान बुज़दार साहब ने बतौर वज़ीर आला 10 अरब 31 करोड़ के असासे बनाए हैं। ये अता ताड़र साहब का बयान है और वो कहते हैं कि मुबैना तौर पे इसमें बहुत सारी करप्शन हुई है। मज़ीद अता ताड़र ने यह भी कहा कि जहाँ तक उस्मान बुज़दार का ताल्लुक है, मुल्तान में उनका 4 एकड़ पर मुहित एक विला है जिसकी लागत कीमत जो है वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए और तौंसा शरीफ के करीब 5 अरब रुपए की ज़मीन ली है उस्मान बुज़दार साहब ने। क्या कहा अता ताड़र ने, सुनिए। ये तमाम इमरान खान साहब के बेनामी एसेट्स हैं क्योंकि बनी गाला से ये रिंग चलाया जाता था। खातून अव्वल के जरिए फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और फिर उस्मान बुज़दार,
ये काला धन कमाकर हिस्सा वहां पहुंचाते थे। तकरीर इस तरह करते हैं जिस तरह से ऊपर से उतरे हुए हैं। करतूत ऐसे हैं कि बड़े से बड़ा डाकू शर्मा जाए। बुजदार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ रुपए के असासे बनाए हैं, रिश्वत ली है, कमीशन लिए हैं। क्या ये बनी गाला वाले बेखबर थे? इसके अलावा तारड़ ने यह भी कहा कि जहाँ तक फराह खान का ताल्लुक है, उनके असासों की कोई मनी ट्रेल नहीं है और जो एमनेस्टी स्कीम इमरान खान साहब के दौर में मुतारिफ कराई गई थी, उसका बुनियादी मकसद फराह खान को इजाज़त देना था कि वो अपना काला धन जो है वो सफ़ेद कर सकें। इस वाले से क्या कर सकें? एमनेस्टी की स्कीम खसूसी तौर पर इसलिए लाई गई कि जो काला धन फराह गोगी और इनके खामंद ने इकट्ठा किया था उसको जायज़ करार दिया जाए। यानी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी की पूरी एक स्कीम मुतारिफ कराई, उस पैसे की मनी ट्रेल कोई नहीं थी। तो ये कहा गया जी आज अता तारड़ की तरफ से, और अब आने वाले दिनों में पता लगेगा ये जो दरख्वास्त एंटी करप्शन को दी जाती है उसके बाद फिर क्या कार्रवाई होती है, क्या इंक्वायरी होती है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यह भी बताया गया कि वज़ीर आला बनने से पहले उस्मान बुज़दार के असासे चंद करोड़ के थे। और मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैंने एक ऐसा वज़ीर आला लगाया जो कि बिल्कुल एक गरीब इलाके से और उसके घर में बिजली नहीं है, तो वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टेटमेंट था। लेकिन आज अता तारड़ ने जो कहा, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बनने से पहले उनके असासे चंद करोड़ के थे, लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद तकरीबन 10 अरब और 31 करोड़ रुपए के असासे उस्मान बुज़दार साहब ने गैर कानूनी तौर पर बनाए हैं और मुबैना तौर पे बकौल उनके ये करप्शन है। और इस हवाले से अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, केस होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस हद तक इन इल्ज़ामात में सदाकत है। लेकिन एक बात तो तय है कि इंक्वायरी तो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। नोबडी इज़ अबव द लॉ। अगर किसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।